जय हिंद दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम एजुकेशन पे। आज 28 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। आज का एडिटोरियल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ प्रत्येक दिन मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे और विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। भरत झुंझुनवाला का एडिटोरियल दिया हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल भी आज का है और काफ़ी अच्छा न्यूज़ आज का है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब हमें देने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दें। क्वेश्चन है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसने शुरू किया है, किस कंपनी ने शुरू किया है। आपके ऑप्शन ए हैं टीसीएस, बी अमेजॉन, सी फेसबुक या डी गूगल। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही साथ बिहार दरोगा में भी, बिहार एसआई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। दोनों ही जगह ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हो सकता है बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके। और साथ ही साथ बिहार एसआई में इस तरह का क्वेश्चन आया है तो निश्चित तौर पर मैं बिहार एसआई का पेपर आपके साथ शेयर कर दूंगा, बिहार एसआई का पेपर डिस्कस कर दूंगा। हो सकता है बिहार एसआई का भी पेपर आपके साथ, जो आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे वहाँ हो सकता है टकरा जाए। तो सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दें, वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। ड्रग्स के खिलाफ एक न्यूज़ दिया हुआ, ड्रग्स को लेकर के एक समिट हुआ है और उस समिट की अध्यक्षता हमारे देश के माननीय गृह मंत्री ने किया है। तो ड्रग्स को लेकर के एक एजेंसी है जो लगातार चर्चा में है। सुशांत सिंह का जो मैटर हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का मैटर हुआ, उसके बाद 3 एजेंसी देश में चर्चा में बनी हुई है। एक तो सीबीआई के बारे में लगातार आप सुनते होंगे, दूसरा ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में भी आप सुनते होंगे, और तीसरा मैं देख रहा हूं कि एनसीबी भी लगातार चर्चा में है। तो ये तीनों ही एजेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट किस मंत्रालय के अधीन आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। और आज मैं आपके साथ एनसीबी के बारे में डिटेल से एनालिसिस करने वाला हूं। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई है और एक अधिनियम के द्वारा हुई है, इसलिए इसे सांविधिक निकाय भी कहेंगे। एनसीबी क्या है? सांविधिक निकाय है, लीगल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सब आप कह सकते हैं। वैसी संगठन जो संसद के किसी एक्ट के माध्यम से स्थापित किया जाए उसे कहा जाता है सांविधिक निकाय। और वैसा संगठन जो संविधान के द्वारा स्थापित किया जाए, संविधान के द्वारा निर्माण किया जाए, उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। मसलन निर्वाचन आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एनसीबी क्या है? एनसीबी सांविधिक निकाय है, क्योंकि संसद के एक एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है और इस एक्ट का नाम है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के द्वारा 1986 में एनसीबी की स्थापना किया गया। अब देखिए इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं गृह मंत्री। तो निश्चित तौर पे जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, राइट। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कई सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें मुंबई, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और पटना में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोक लगाना, देश के सीमांत क्षेत्रों पर नजर रखना। सीमांत मतलब हो गया हमारे देश की जो बाउंड्री है, मसलन पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है, तो वहां पे नजर रखना ताकि विदेशी तस्करों की गतिविधि को सीमा पर ही नियंत्रित किया जा सके। यह मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को संसाधन और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है और साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विश्व के कई सारे एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है ताकि देश में ड्रग्स को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्र का आप लोग नाम याद रखिएगा। एक तो है गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र, और दूसरा है स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र। तो दोनों ही क्षेत्र से डायरेक्टली कई बार स्टेट पीसीएस में और कई बार यूपीएससी में इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो गोल्डन ट्रायंगल
यानी स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र जो है वो है बेसिकली, एक तो थाईलैंड है, म्यांमार और लाओस, ये तीनों देश को मिलाकर कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। ये अफीम का गोल्डन उत्पादक जगह है। और उधर पाकिस्तान के क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र हैं। तो दोनों ही, भारत में नारकोटिक्स की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है, एनसीबी की इतना महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है? क्योंकि एक तरफ हमारे पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस है। दोनों ही जगह विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन होता है। इसलिए निश्चित तौर पे अफीम कहाँ जाएगा, तो भारत में ही आएगा। इसलिए लगातार सरकार कोशिश करती है, एनसीबी कोशिश करती है कि नारकोटिक्स या ड्रग्स की तस्करी को भारत में आने से रोका जा सके। स्टेट पीसेस में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गोल्डन ट्रायंगल का क्षेत्र कौन कौन सा देश है जो गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है, तो थाईलैंड है, म्यांमार है और लाओस है जो गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है। गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है, तो अफीम से संबंधित है। एनसीबी के जो नए डायरेक्टर है सत्य प्रकाश प्रधान, इनफैक्ट पिछले महीना ही इसकी नियुक्ति हुई है। सत्य प्रकाश प्रधान एनसीबी के नए डायरेक्टर हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे स्टेट पीसीएस वगैरह में या वनडे एग्जाम में। अच्छा, ड्रग्स को रोकने के लिए एनसीबी ने क्या क्या प्रयास किया, तो सबसे पहले वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय द्वारा नार्को समन्वय केंद्र तंत्र स्थापित किया गया। ये जो मीटिंग चल रही है ये नार्को समन्वय केंद्र की तीसरी मीटिंग चल रही है, जिसकी स्थापना 2016 में गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश में 60 से 70 तस्करी जो होता है, फीसदी तस्करी होता है, 60 to 70% तस्करी जो होता है वो समुद्र के माध्यम से होता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से ड्रग्स की अच्छी खासी खेप जो है भारत में आया था कांडला एयरपोर्ट के आसपास, कांडला पोर्ट पे आया था, और अडानी पोर्ट पे किस तरह से ड्रग्स की बड़ी खेप आई थे। तो देश में मैक्सिमम जो तस्करी होता है वो समुद्र माध्यम से होता है, तो जिसे रोकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ये भी चर्चा इस मीटिंग में लिया गया है कि जहाज की निगरानी होगी, जो भी जहाज आएगा अफगानिस्तान से, जो भी जहाज ईरान से आएगा, तो उनकी सारी की सारी निगरानी किया जाएगा, उसकी फेंसिंग किया जाएगा। आम लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू किया गया है, और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी, मैं आप सभी को बोलता हूं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो कहीं ना कहीं इलीगल गतिविधि में काफ़ी यूज हो रही है, मसलन आतंकवादी गतिविधि में यूज हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी जो है अफीम के लिए काफ़ी हद तक यूज हो रहा है, तो सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अफीम का उपयोग न बढ़े देश में। तो ये सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इस न्यूज में दिया है, बाकी इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। मदर टेरेसा के संस्थान की एफसीआरए पंजीकरण का नहीं हुआ रिन्यूअल। देखिए, लगातार मैं बोलता हूं और लगातार हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि देश में किस तरह से एनजीओ को लेकर के गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी किया। एनजीओ के माध्यम से विदेशी संस्था जो है या विदेश के जो कई सारे एजेंसी है वो भारत में किस तरह से अनस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं, तो ये उजागर हुआ था रिपोर्ट। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान से, चीन से या इनफैक्ट अमेरिका से पैसा एनजीओ को आता है और भारत में वो कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं। तो विदेश से जो पैसा इंडिया में आता है उसको रोकने के लिए जो एक कानून है, या विदेश से अगर मान लेते हैं कि आपके पास एनजीओ है और आप विदेश से पैसा मंगा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एफसीआरए हिंदी में इसे कहते हैं विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 1976 के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं तभी आप विदेश से पैसा मंगा सकते हैं। और इसमें एफसीआरए एक्ट में जो रिसेंट संशोधन किया गया वो 2020 में इसमें संशोधन किया गया है। 1 जनवरी से शुरू होगा किशोरों के टीकाकरण का पंजीकरण। जो हमारे देश के किशोर हैं 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, उनका टीकाकरण 1 जनवरी से शुरू होगा। अच्छा, ये रैंकिंग जारी किया गया। आज की न्यूज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में से एक यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं पे नीति आयोग के द्वारा एक रैंकिंग जारी किया गया है। पहले की तरह इस बार फिर से केरल टॉप किया है, और पहले की तरह इस बार फिर से यूपी सबसे बैक रहा है। बड़े राज्यों में सबसे पीछे रहा यूपी, 19वां नंबर पर रहा है, और बड़े राज्यों में सेकेंड नंबर से जो
पीछे रहा है वो रहा बिहार। बिहार 18वां नंबर पे रहा बड़े राज्यों में, और 19वां नंबर पे यूपी रहा है। सबसे टॉप क्या है? केरल। सेकंड पोजीशन पे है तमिलनाडु। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में। और साथ ही साथ छोटे राज्यों में मिजोरम और मेघालय ने स्वास्थ्य पैरामीटर पे सबसे अधिक इंक्रीमेंट किया है, बढ़ोतरी किया है। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना। इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ये चीन में राजदूत रहे हैं, इसका नाम है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री चीन में राजदूत रहे हैं, ये विक्रम मिश्री जी हैं। और ये भारत के डिप्टी एनएसए बनाए गए हैं, नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं, डिप्टी एनएसए। आपको याद है, आपको जानकारी है कि हमारे देश के एनएसए कौन है? अजीत डोभाल जी। और ये कौन बने हैं? विक्रम मिश्री बने हैं हमारे देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी डिप्टी एनएसए बने हैं। इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के। और इसके बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो आपको याद रखना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह का डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, उस पर एक नज़र आपकी होनी चाहिए। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और खास करके बीपीएससी में लगता है मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बीपीएससी मेंस के लिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अगर आप शराब पीते हैं तो बिहार ना आए। अब इसका कई सारे कंसिक्वेंसेस हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई टूरिस्ट अगर आता है इंडिया, या टूरिस्ट कोई बिहार आता है, बिहार में कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, तो ऐसी कंडीशन में टूरिस्ट को शराब चाहिए। लेकिन हमारे माननीय नीतीश जी का कहना है कि शराब पीते हैं तो इंडिया नहीं आए। ठीक है, इनका स्टेटमेंट सही है, ये जो कहना चाहते हैं कहें। लेकिन हमारे देश के जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने कहा है कि बिना किसी दूरदर्शी सोच के शराबबंदी को देश में लागू किया गया, इनफैक्ट बिहार में लागू किया गया, सॉरी। तो बिना दूरदर्शी सोच के बिहार सरकार ने बिहार में शराबबंदी को लागू किया है, और इसलिए कई सारे मैटर जो बढ़ गए, न्यायपालिका पे बोझ बढ़ गई, कई सारे केस बढ़ गए, हजारों लाखों लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई सारे केस न्यायपालिका पे बढ़ गई है। उसका रीज़न है कि बिना दूरदर्शी सोच के और दूरदर्शी निर्णय लेते हुए न्यायपालिका पे बोझ बढ़ा दिया गया, बिना ये देखे कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। शराबबंदी को बिहार में लागू किया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, और कभी हो सकता है तो इसको कोट भी कर सकते हैं आप लोग। मेंस में अगर आप कोट करना चाहते हैं तो सीजीआई के स्टेटमेंट को निश्चित तौर पे आप कोट कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन, भारत सरकार की अपील पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। राइट, वर्ष 2023 को यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत सरकार के अपील पे मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। इसलिए केंद्र सरकार भी 2023 में मोटे अनाज को लेकर के क्या क्या काम करने वाली है, उसको लेकर के यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किया गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कई बार डिस्कस किया, और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया था, तो मैक्सिमम लोग ने इसका क्वेश्चन का जवाब मुझे गलत दिया था। ये जो पॉइंट है इसको लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया आपके साथ कि भारत में जो हम पैसा विदेश से सामान मंगाते हैं, और विदेश से जो खाद्यान्न सामान मंगाते हैं, खाद्यान्न सामान मतलब जो खाने पीने के सामान मंगाते हैं, तो कई सारे सामान, खाने पीने के सामान हम विदेश से मंगाते हैं। तो विदेश से जो खाने पीने के सामान हम मंगाते हैं, खाद्यान्न सामान मंगाते हैं, उसमें सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा खर्चा होता है, सबसे अधिक जो रुपये हमारा खर्चा होता है, वो खर्चा होता है खाद्य तेल के आयात पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और इस पॉइंट पे यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रही है, स्टेट पीसीएस भी क्वेश्चन पूछ रही है अब, कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाद्यान्न उत्पादों के आयात में सबसे अधिक खर्च होता है किस खाद्यान्न उत्पाद पे? तो वो होता है खाद्यान्न तेल पे। तेल पे सबसे अधिक हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको लेकर के यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया था इसी टर्न पे।
आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको जरूर पढ़ें। एडिटोरियल जो पढ़ता हूँ मैं नॉर्मली, तो कई सारे एडिटोरियल में कई सारी चीज़ें रिपीट होती है लगातार, तो मज़ा नहीं आता। लेकिन जब एडिटोरियल में ऐसा एडिटोरियल मिले जिसमें कुछ पॉइंट आपको ऐसा इनोवेटिव मिल जाए, कुछ नया पॉइंट मिल जाए, तो मज़ा आ जाता है पढ़ के। और इस एडिटोरियल को पढ़ोगे तो आप निश्चित तौर पर आपको मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, नीति आयोग लगातार कहती है और देश में सरकार भी लगातार कर रही है कि हमें औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना होगा, अनौपचारिक रोजगार को घटाना होगा, राइट। यानी औपचारिक रोजगार को मतलब बढ़ावा देना होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वर्कर की संख्या बढ़ानी होगी जो सरकार के तहत पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो। अनौपचारिक रोजगार जो ठेला लगाता है उसकी संख्या को कम करना होगा। तो इस तरह का प्रोविजन करती है नीति आयोग। नीति आयोग का स्टेटमेंट है, सरकार का स्टेटमेंट है। आप सभी को ज्ञात होगा कि सरकार लगातार औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है और अनौपचारिक रोजगार को घटाना चाहती है। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक राइटर ये लिख रहा है कि अगर आप अनौपचारिक रोजगार को घटाइएगा तो उससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। और इन्होंने इनफैक्ट प्रूफ किया है, इसलिए इस पूरा एडिटोरियल को आप लोग पढ़ें। इसको आप लोग प्रूफ के साथ इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से अगर अनौपचारिक रोजगार को आप घटाते हैं। अनौपचारिक रोजगार क्या हुआ? एक ठेला लगाता है कोई व्यक्ति, एक चाय का दुकान लगाता है, एक पानी का दुकान लगाता है, एक पकौड़ा का दुकान लगाता है, तो उसको अनौपचारिक रोजगार कहा गया। तो अनौपचारिक रोजगार को अगर घटाएंगे सरकार, तो ऐसे कंडीशन में बेरोजगारी बढ़ेगी देश में। ये कहना है भरत झुनझुनवाला का। सबसे पहले इन्होंने एडिटोरियल में चर्चा किया कि देश में आर्थिक विकास हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि देश कोरोना के बाद रिकवरी कर रहा है। इसके कई सारे इंडिकेटर हैं। देखिए, एडिटोरियल में क्या होता है कि अगर आप कुछ बोलते हैं, या इनफैक्ट मेंस आंसर राइटिंग में क्या होता है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो आपके बोलने में दम होना चाहिए। आप प्रूफ के साथ बोलो, आप डाटा के साथ बोलिए। इन्होंने कुछ डाटा रखा हमारे सामने में कि देश में आर्थिक विकास किस तरह से हो रहा है। पहला डाटा यह है कि जीएसटी कलेक्शन अभी 1 लाख क्रॉस लगातार हो रहा है। प्रत्येक महीना जीएसटी कलेक्शन 1 लाख क्रॉस हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस हो रहा है प्रत्येक महीना जीएसटी कलेक्शन। और हाईएस्ट जीएसटी जो हमें मिला है वो अप्रैल महीने मिला है, जो 1,41,000 करोड़ रुपए मिला है सरकार को, हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन। पीएमआई इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में मैन्युफैक्चरिंग में 58.9 पॉइंट मिला है, और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर को 54.1 पॉइंट मिला है, जो पिछले 13 वर्ष में सर्वाधिक रहा। पीएमआई इंडेक्स के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है आपके साथ कि अगर 50 से जितना अधिक हो वो हमारे देश के इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा है, और 50 से जितना नेगेटिव हो वो हमारे देश के इकोनॉमी के लिए उतना ही खराब है। तो 58.9 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिला, जो सोचो पिछले 13 वर्ष में, आप सोच के देखिए कि 13 वर्ष में सबसे अधिक जीएसटी पीएमआई इंडेक्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ किया। तो निश्चित तौर पे ये इंडिकेटर है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था रिकवर कर रही है। वैश्विक संगठन में ने कई सारे विश्व के संगठन ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 10% का अनुमान लगाया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है और कई सारे संगठन हैं। अब देखिए, ये तो पहला पॉइंट था कि देश में आर्थिक ग्रोथ हो रहा है इनका। दूसरा पॉइंट यह है कि देश में कई सारी आर्थिक चुनौतियां भी हैं। एक और तीव्र विकास हो रहा है, एक और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। और इसकी जड़ में क्या है? एक तरफ हमारी इकोनॉमी काफ़ी बढ़ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इकोनॉमी भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, ये कैसे एग्जिस्ट हो सकता है? दोनों दो डिफरेंट पोल हैं, लेकिन राइटर का कहना है कि दोनों पोल एक ही पोल, डिफरेंट पोल भले ही हैं लेकिन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है और हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रहा है। उसका रीज़न है कि हमारे देश में आर्थिक विकास मॉडल बेसिकली इसके जड़ में है। और आप सभी ने एक टर्म सुना होगा, पक्का सुना होगा आपने, जॉबलेस ग्रोथ। मतलब जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, यानी बिना जॉब के जीडीपी बढ़ रहा है। तो ये इसी वर्ड को एक्सप्लेन किया गया आज पूरे एडिटोरियल में कि जॉबलेस ग्रोथ हमारे देश में किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है वर्तमान में। नीति आयोग द्वारा 2018 में रोजगार के संबंध में 2 उद्देश्य रखे गए हैं। एक तो उद्देश्य 2018 में नीति आयोग ने यह रखा है कि श्रम प्रधान उत्पादन को बढ़ावा देना, ऐसे उत्पादन जो श्रम प्रधान हो उसके बढ़ावा देना, और दूसरा है कि औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना। दोनों ही एक दूसरे का विरोधी है। कैसे उसको सिद्ध किया है राइटर ने, भरत झुनझुनवाला ने,
कि यदि छोटे उद्योग अपने कार्मिकों को औपचारिक करते हैं और न्यूनतम मजदूरी देनी होगी उसे, राइट। अगर छोटा उद्देश्य मान लेते हैं कि एक व्यक्ति चाय का दुकान लगवाता है और चाय के दुकान पे 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगर उसको औपचारिक करते हैं तो उसको आप न्यूनतम मजदूरी दीजिएगा, और न्यूनतम अगर मजदूरी आप उसे देंगे तो ऐसी कंडीशन में श्रमिक का वेतन बढ़ाना होगा। श्रमिक का वेतन बढ़ाना होगा तो आप क्या करेंगे कि 5 पहले स्टाफ रखते थे, आप उसकी जगह 2 ही स्टाफ रखेंगे। पहले 5 स्टाफ आप रखते थे, प्रत्येक स्टाफ को मान लेते हैं कि 100 रुपया प्रत्येक दिन देते थे, और चूंकि अब आपको न्यूनतम मजदूरी लागू करना होगा, और न्यूनतम मजदूरी कितना है, लगभग 375 रुपये के आसपास न्यूनतम मजदूरी है। तो ऐसे कंडीशन में आप 2 ही स्टाफ रख के काम चलेंगे। आप 2 ही स्टाफ रख के काम करेंगे तो 5 स्टाफ में सिर्फ आपने 2 स्टाफ रख के काम किया, तो ये जो 3 स्टाफ हैं ये क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और यही कंडीशन हो रहा है। अगर आप रोजगार को औपचारिक कीजिएगा तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना होगा, और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएगा तो लोग बेरोजगार होंगे फिर से। अतः औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देते ही रोजगार समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया कि महंगाई। वर्तमान का हमारा मॉडल सस्ता उत्पादन करने का है। हम चाहते हैं कि चीजें हमें सस्ता से सस्ता मिले। इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि बिजली कंपनी को छूट दे दिया था कि आप ठीक है वायु प्रदूषण करना कीजिए। बिजली किससे बनता है, कोयला से बनता है, आप सभी को पता है। और कोयला से बनता है तो क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो वायु प्रदूषण हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन लोगों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। तो ये सरकार का ध्येय रहा है, ये लोगों का ध्येय रहा है कि लोगों को भी सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, और सरकार भी सोचती है कि लोगों को सस्ती बिजली हम दें। तो इसके लिए वायु प्रदूषण हो रहा है। अब इसका कंसिक्वेंसेस देखिए, लोगों को आदत हो गई सस्ती बिजली की। सरकार बिजली कंपनी को छूट दिया कि आप बिजली क्रिएट कीजिए और सस्ता दर में क्रिएट कीजिए। तो इससे क्या हो रहा है कि सस्ती बिजली लोगों को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन की काफ़ी गतिविधि बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज काफ़ी बढ़ गया, और क्लाइमेट चेंज बढ़ा तो उससे क्या हुआ, उससे बाढ़ की समस्या बढ़ गई, उससे सूखा की समस्या बढ़ गई। और बाढ़ और सूखा की समस्या बढ़ रही तो उससे क्या होगा कि कभी आप देखते हो कि टमाटर काफ़ी महंगा हो गया, कभी प्याज काफ़ी महंगा हो गया, कभी खाद्यान्न काफ़ी महंगा हो गया, तो उससे महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, राइट। तो एक तरफ बिजली सस्ता मिल रहा है आपको, बिजली सस्ता मिल रहा है, तो कॉन्सिक्वेंसेस यह है कि जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, और जलवायु परिवर्तन अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि आपको फिर महंगाई उससे भी बढ़ रही है। अच्छा, एक एग्जाम्पल इसी का है। एक एग्जाम्पल यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यूज करते हैं ईवी, सरकार कहती है कि आप अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कीजिए, डीजल व्हीकल आप यूज मत कीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों यूज कीजिए, क्योंकि आप इससे पॉल्यूशन कम होता है, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। यानी हमारे देश के पॉल्यूशन को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कैसे किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा बिजली से। बिजली कैसे प्रोड्यूस होता है हमारे देश में, 70-80% के आसपास बिजली प्रोड्यूस होता है अभी भी, वो होता है कोयला से। और कोयला से बिजली प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, प्रदूषण क्रिएट होता है। तो यहाँ तो एटलीस्ट प्रदूषण तो क्रिएट हो ही रहा है ना भाई, प्रदूषण तो क्रिएट हो ही रहा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देकर के एक तरफ से आप पोल्यूशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो टेक्निक हमारे पास है, जो बिजली क्रिएट करने की टेक्निक है, वहाँ से तो ऑलरेडी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा। और तीसरा इन्होंने टर्म दिया है कि वैश्विक पूंजी में पलायन। ओमिक्रॉन के बाद लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, लोग पैसा रख रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं, लोगों को डर लगा हुआ। तो इसलिए हमारे देश की वर्तमान आर्थिक चुनौती ये सारे के सारे हैं जो राइटर के द्वारा डिस्कस किया गया है। बाकी इसको आप लोग एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा। जैव विविधता संशोधन के निहितार्थ मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। यह एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, और ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। इसमें कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिटेल्स इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा कि मैं डिटेल्स इस पर डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था रियो कन्वेंशन या पृथ्वी कन्वेंशन को लेकर के, आपने पता नहीं कितने लोगों ने देखा, लेकिन जा करके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था वो। रियो कन्वेंशन
या पृथ्वी कन्वेंशन, दोनों को एक ही कहा जाता है, या तो रियो बोलिए या पृथ्वी बोलिए। रियो कन्वेंशन को ही पृथ्वी कन्वेंशन बोलते हैं, 1992 में हुआ था। 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन इस पे साइन हुए थे। एक तो हुआ था UNFCCC। UNFCCC बेसिकली क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए था, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए था, बेसिकली कार्बन इमिशन को रोकने के लिए था। दूसरा है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। देश में मरुस्थलीकरण जिस तरह से बढ़ रहा है, देश में भूमि की फर्टिलिटी जिस तरह से घट रही है, उसको रोकने के लिए UNCCD था। और तीसरा कन्वेंशन हुआ था UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को रोकने का प्रयास इसमें किया गया था। तो सबसे पहले UNFCCC में प्रयास क्या किया गया था? सबसे पहले UNFCCC में जो प्रयास किया गया था, वो प्रयास किया गया था कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकें। क्योटो प्रोटोकॉल इसी के तहत हुआ है। इसी के तहत हाल में ही आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में जो सम्मेलन हुआ था, इसी के तहत हुआ था। पेरिस समझौता इसी के तहत हुआ था। UNCCD के तहत भी कई सारे काम हुए हैं। UNCBD की मीटिंग प्रत्येक 2 वर्ष में होती है और COP सम्मेलन के द्वारा आयोजित होती है। COP मतलब होता है कन्वेंशन ऑफ पार्टी, यानी UNCBD के जितने भी हस्ताक्षर देश थे उस मीटिंग में शामिल होते हैं। वर्ष 2000 में कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ था। स्टेट विशेष में मैंने देखा कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो वो जैव विविधता को रोकने से संबंधित है। वर्ष 2000 में हुआ था। उसके बाद 2010 में नागोया प्रोटोकॉल हुआ था, जो आपको जापान में हुआ था। 2010 में नागोया प्रोटोकॉल जापान में हुआ था। और नागोया प्रोटोकॉल में आइची लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आइची टारगेट निर्धारित किया गया था। अच्छा, आइची जो टारगेट था, ये टारगेट बेसिकली 2010 से 2020 तक के लिए रखा गया था। 2010 से लेकर के 2020 तक के लिए एक लक्ष्य था, आइची लक्ष्य, कि जैव विविधता को कंट्रोल हमें करना है। और 2020 तक के लिए इसमें टारगेट डिसाइड किया गया था कि 2020 तक हम इसे प्राप्त कर लेंगे। 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद मीटिंग नहीं हुआ। UNCBD की मीटिंग होने वाली थी, नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में वही मीटिंग जो 2020 में होने वाला था, 2021 में चीन के कुनमिंग में होती है। और चीन के कुनमिंग में इसी अक्टूबर महीने में हुआ था। अक्टूबर महीने में 2021 में मीटिंग हुआ था। इसी मीटिंग के बाद कुनमिंग घोषणा पत्र जारी किया गया था। और कुनमिंग घोषणा पत्र जारी करने के बाद केंद्र सरकार ने एक विधेयक लाया है कि जैव विविधता को रोकने के लिए क्या क्या हम उपाय अपनाएंगे, उसको लेकर के विधेयक लाया। और उसी का थोड़ा बहुत इसमें चर्चा किया है, डिटेल में चर्चा नहीं किया गया। अच्छा, भारत में जैव विविधता अधिनियम 2000 में आया था, 2002 में आया था, सॉरी। कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब आया? 2000 में आया। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। तो निश्चित तौर पे हमारे देश में जो कोई कानून बनता है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका होती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रभाव होता है। 2000 में कार्टेजेना प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 आया। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है कि कुनमिंग घोषणा पत्र 2021 को लागू करने के लिए सरकार जो है, ये नई जैव विविधता में संशोधन जो सरकार लेकर आ रही है, जो सरकार नया बिल संसद में पेश कर रही है या की है इनफैक्ट पेश, वो कुनमिंग घोषणा पत्र को लागू करने के लिए किया है। अब इसमें क्या है, इसका एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है, मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक कुनमिंग घोषणा पत्र के बारे में, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिस्कस कर दूंगा कुनमिंग घोषणा पत्र में क्या क्या कहा गया है। और सरकार जो ये बिल पेश किया है, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, बस इस थोड़ा सा यहाँ बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। लेकिन ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में जानने की आवश्यकता है। ये बिल जो पेश किया गया है, इसका नाम है जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021। और ये बिल को JPC में भेज दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया, जहाँ पे डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं मिलकर डिसाइड करेंगे कि इस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। बाकी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक कहाँ से ड्राइव हुआ, हर एक जगह, हर एक टॉपिक जो है इसका जो भी रिलेटेड है, सब जुड़ा हुआ है पृथ्वी कन्वेंशन से। रियो कन्वेंशन 1992 से सब संबंधित है, इसलिए इसको डिटेल में आप लोग पढ़ें। और रियो कन्वेंशन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, रियो कन्वेंशन 1992 या पृथ्वी कन्वेंशन 1992। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा।
धान की 100 से अधिक पौष्टिक व स्वादिष्ट पुरानी प्रजातियां हो रही विलुप्त। ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है UNCBD से जुड़ा हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी, ये उसी से जुड़ा हुआ जो हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले। अब देखोगे कि लगातार देश में कई सारी जातियां विलुप्त हो रही है, धान की कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, पेड़ पौधा की कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। कौवा अब दिखाई नहीं देता, पहले कौवा खूब होता था, अब दिखाई नहीं देता। तो इसको रोकने के लिए ही हम ये कन्वेंशन लाया गया था वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे। ये कन्वेंशन इसलिए लाया गया था कि ताकि जो हमारी प्रजाति है, प्रजाति विविधता वो बना रहे, हमारी जो जाति विलुप्त हो रही है उसको रोका जा सके, इसलिए UNCBD लाया गया था। इसलिए कुनमिंग घोषणा पत्र 2021 में लाया गया। तो ये सब के न्यूज़ के बैकग्राउंड में जुड़ा हुआ है UNCBD। अगर इस न्यूज़ को आप पढ़ रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में आपको UNCBD के बारे में आपको पता होना चाहिए। ईरान की शर्त, उसे तेल निर्यात की अनुमति दी जाए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हो रहा है, या वियना में एक चर्चा हो रही है, एक मीटिंग हो रही है। अमेरिका उस मीटिंग को लीड कर रहा है। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में मीटिंग है। तो ईरान अब चाहता है कि हम ईरान न्यूक्लियर डील में तभी बातचीत के लिए आगे बढ़े जब हमें तेल निर्यात की अनुमति दिया जाएगा। अच्छा, अगर ईरान को तेल निर्यात की अनुमति दिया जाता तो वो भारत के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ईरान इकलौता ऐसा मुल्क है जो इंडियन करेंसी पे भी हमें तेल देता था। तो निश्चित तौर पर अगर ईरान को अमेरिका प्रतिबंध से हटा देता है तो भारत के लिए सकारात्मक कदम होगा। चलिए, इतना ही न्यूज़ था, चलते हैं, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है, इसका सही आंसर है अमेजन। ये क्वेश्चन बिहार SI में भी पूछा है। आप सोच के देखिए, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS में भी पूछा गया था। तो इसलिए बिहार SI का पेपर आज मैं कंप्लीट पेपर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। BPSC में 67 BPSC में वो हो सकता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है उसमें क्वेश्चन आ जाए, टकरा जाए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन B, अमेजन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।